रिटर्न भरने की आखिरी तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है और जाहिर सी बात है बहुत से टैक्स पेयर्स रिटर्न फाइल कर चुके होंगे और बहुत से इसकी तैयारी में लगे हैं। ऐसे में आईटीआर से जुड़ी कोई भी उलझन हो, रिटर्न के चयन में कोई कंफ्यूजन हो या फिर खर्चों को क्लेम करने से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, आपके हर सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राव और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए इस बार हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। और कोहली साहब आपको कई सारी ऐसे दिलचस्प चीजें भी बताएंगे जो हाल में जीएसटी से जुड़ी हुई हैं, इनकम टैक्स से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस शो में आपको बताने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल करने से छूट का नियम लागू, लेकिन इसके साथ जुड़ी है कौन कौन सी शर्तें। जानिए ऐसे 5 हालात जब पति पत्नी एक दूसरे से करें पैसे का लेन देन तो लागू न हो क्लबिंग नियम। और टैक्स चुकाने के बावजूद अगर आपके जीएसटी खाते में नहीं दिख रहा है तो क्या आपके पास है विकल्प। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा सीनियर सिटीजन के लिए। दरअसल सरकार ने बजट 2021 में एक बड़ा ऐलान किया था, वो ये कि 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट मिल जाएगी, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत आपको नहीं होगी। अब ये जो ऐलान किया गया था उस पर अब अमल कर दिया है, इसका नियम भी लागू कर दिया गया है, लेकिन ये छूट बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई शर्त नहीं होगी, शर्तों के साथ ये छूट दी गई है। तो कोहली साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो सीनियर सिटीजन को छूट दी गई है कि इनकम टैक्स आप रिटर्न फाइल ना करें चाहे तो इसके साथ शर्तें क्या क्या हैं। जी हाँ लक्ष्मण, जिंदगी की जब प्लैटिनम जुबली आती है, 75 साल जब हो जाता है, तो मुझे लग रहा है सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उसको सम्मान दिया है कि आपको रिटर्न नहीं फाइल करवाते। अब एक फॉर्म 12 BBA लॉन्च किया गया है। इस फॉर्म में आप अपनी वो जो सीनियर सिटीजन माननीय है, वो अगर उनके पास फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है और पेंशन है, अगर ये 2 चीजें हैं तो इसको वो अपने फॉर्म 12 BBA में भरें और जो चैप्टर 6A की डिडक्शंस हैं 80C से लेके 80U तक, वो कोई डिडक्शन अवेल करना चाहते हैं वो भरें। उनकी कंपटीशन वो बैंक करेगा, बैंक करके टैक्स बताएगा आपका इतना बनता है, उस टैक्स को आप उसी बैंक में जमा कराएं और जमा करा के आप वहीं वो फाइल मान लिया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है लक्ष्मण के कुछ बैंक इसके लिए ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से काउंटर भी बनाने की तैयारी में है। कुछ जगह तो बन ही चुका है और कुछ जगह अगले कुछ दिनों में आपको ये काउंटर बना हुआ दिखेगा। ये बहुत बेहतर होगा जो आपने कहा कि अगर अलग काउंटर बनाते हैं तो सीनियर सिटीजन आमतौर पर ऑनलाइन की बजाय बैंक जाकर बातचीत आमने सामने करके अपनी समस्या को निपटाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा होगा खासतौर से रिटर्न फाइल करने के लिए। लेकिन इसमें आपने एक जोर दिया एक बात पर कि उसी बैंक में जाके आपको करना होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेंशन किसी और बैंक में आ रहा है लेकिन आपका एफडी और उसका ब्याज किसी दूसरे बैंक से आ रहा है, तो ऐसे मामले में क्या ये छूट जारी रहेगी। जी हाँ लक्ष्मण, आपने नब्ज पकड़ ली। बिल्कुल एक ही बैंक में होना जरूरी है, ये एक कंडीशन डाल दी गई है कि आपकी पेंशन और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट उसी बैंक में होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप बैंक अलग कर देंगे तो फिर तो जो यूजुअल प्रक्रिया है ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने की, उसी में जाना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे क्या वजह लग रही है? आपको लगता है कि ये गैर जरूरी शर्त है ये? नहीं, मुझे लगता है क्योंकि ये एक सिस्टम की लिमिटेशन है, क्योंकि मेरे ख्याल सरकार ये चाहती है और आसान बनाने के लिए कि अगर उसी बैंक के पास पेंशन है, उसी के पास फिक्स डिपॉजिट है, तो वो ज्यादा आसान रहेगा उस बैंक को सबमिट करना। ज्यादा बैंकों को मुझे लग रहा है सम्मिलित एक साथ सिमुलेट करने में शायद कोई टेक्निकल समस्या थी, जिस वजह से किया गया। मुझे लग रहा है आगे आने वाले समय में कोई टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व करती है लक्ष्मण, आने वाले समय में हो सकता है अनेक बैंक भी होंगे तो भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। हालांकि मुझे लगता है कि टैक्स के कैलकुलेशन के लिहाज से ये सुविधा अपने सुविधा के हिसाब से ये शर्त जोड़ी गई है। शायद सीनियर सिटीजन की सुविधा का ख्याल ज़्यादा रखा जाता था तो इन शर्तों में थोड़ी सी राहत दी जाती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आने वाले दिनों में हो सकता है इस शर्त में भी कुछ छुटकारा देखने को आपको मिले। इसमें एक और सवाल है कि अगर किसी के 2 बैंक अकाउंट से ब्याज आ रहा हो एफडी से, तो उसमें क्या होगा? अगर दूसरे बैंक अकाउंट की एफडी लक्ष्मण टैक्सेबल है तो फिर यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। एक बैंक में ही पेंशन, एक ही बैंक का फिक्स डिपॉजिट केवल और 75 साल की उम्र, तो जी हाँ बड़ी लिमिटेशंस तो खूब है, पर एक अच्छी शुरुआत मैं मानता हूं।
लेकिन हालांकि बता दूं, सच पूछिए तो मैं इन सारी शर्तों के साथ छूट देने के बहुत पक्ष में नहीं होता हूं। अगर आप किसी को राहत देना चाहते हैं तो वाकई दिल खोल करके राहत दीजिए। ये नौकरशाही तरीके से राहत देने से बहुत फ़ायदा मिलता नहीं है, लोग और ज़्यादा जटिल हो जाता है। खैर, सरकार का फैसला है। आपको बताना था कि ये शर्तें हैं, इन शर्तों के साथ ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने की छूट मिल रही है। फिलहाल शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं जामनगर से उदय सिंह साहब। उदय सिंह साहब, बताइए क्या सवाल है आपके पास? सर, नमस्कार। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपके कार्यक्रम के माध्यम से काफी जानकारी मिलती है जो बहुत उपयोगी रहती है। हमारा सवाल सर ये है कि जो सेक्शन 80 DD के अंतर्गत हम अपने पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर हम 2 भाई हैं तो क्या दोनों भाई वो क्लेम कर सकते हैं? अगर पूरा अमाउंट हम क्लेम नहीं कर सकते दोनों भाई, तो क्या एलिजिबल अमाउंट का कुछ पार्ट मैं और बैलेंस का पार्ट मेरा भाई क्लेम कर सकता है? ये मेरा सवाल है। उदय सिंह साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अच्छा सवाल है। आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है और हम लोग आपकी समस्या को सुलझाने में काफी कामयाब रहते हैं। कोहली साहब आपके सवालों के जवाब देंगे। कोहली साहब। जी हाँ उदय जी, पहले तो बहुत प्रशंसनीय बात है कि आपके पेरेंट्स स्पेशली एबल्ड है। आपको पता होगा कि 40% से ऊपर अगर डिसेबिलिटी होती है तो आप 80 DD का 75,000 तक का अगर अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स पे खर्च करते हैं तो आपको उसका लाभ मिलता है। अब आप 2 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है, दोनों के दोनों आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो इसमें यह देखा जाएगा उदय जी कि दोनों ने खर्च कितना किया है। अगर आप दोनों ही 75,000 खर्च करते हैं तो आप दोनों ही 80 DD का लाभ उठा सकते हैं। कुल मिलाके अगर मैं मूल मंत्र बताऊं वो ये है कि जितना जितना आपने 75,000 तक दोनों भाइयों ने खर्च किया है उतना उतना आप क्लेम कर सकते हैं, भले ही दोनों 75-75 कर सकते हैं पूरा अगर आपने खर्च किया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं दिल्ली से हर्षित गोयल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोयल साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो शरद सर। हेलो सर। हेलो शरद सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में अपनी कंपनी चेंज करी थी, तो उस टाइम क्या हुआ कि कंपनी को मेरा एक बॉन्ड साइन था। सो कंपनी ने मेरे को जो बॉन्ड अमाउंट थी ना वो कभी पे नहीं करी थी। इट वाज लाइक अ वन प्रोसेसिंग फीस, वीजा प्रोसेसिंग फीस थी, तो उन्होंने उसके लिए उसको खर्च किया था। एंड देन उस बॉन्ड में ये था कि यदि मैं 1 साल से पहले कंपनी छोड़ देता हूँ तो मुझे पे करना पड़ेगा वो बॉन्ड अमाउंट कंपनी को। तो अब मैं कंपनी के पास, जब मैंने लास्ट वर्किंग डे हुआ, मैंने कंपनी के पास गया, मैंने कहा कि आपके ये डिटेल्स फॉर्म 16 में नहीं है। तो उन्होंने कहा दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट है ना, ये आपको कभी पे नहीं हुई है, सो वी कांट अपडेट द फॉर्म 16। तो मेरा सवाल ये है कि जो बॉन्ड अमाउंट मैंने पे किया है, क्या मैं उस पर किसी भी मैं उस पर टैक्स रिजम्पशन क्लेम कर पाऊंगा क्या? अपने ग्रॉस सैलरी से उसको कम करके कर सकता हूँ या इज देयर एनी वे के इनकम टैक्स में ऐसा कोई प्रोविजन है क्या? हर्षित जी, ऐसा कोई प्रोविजन तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता कि जो बॉन्ड अमाउंट कंपनी ने आपके लिए खर्च किया है उस खर्चे को वो सैलरी का हिस्सा मानते या उस पर TDS काटा होता तो वो शायद वो उसका एडजस्टमेंट करते। पर क्योंकि आपके जो आपने मुझे फैक्ट्स बताए हैं उससे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कंपनी की नहीं थी कि ये बॉन्ड अमाउंट आपको वापस किया जाए या इसका टैक्स एडजस्टमेंट। तो आपकी बात सुन के तो ऐसा बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये आपको रिफंड नहीं होगा, ये आपका काट लिया गया है और इस पे कोई भी डिडक्शन ऐसी इनकम टैक्स में हर्षित जी अनफॉर्चुनेटली नहीं है जो आप डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सके। तो इसको तो आपको भूल जाना ही बेहतर होगा। चलिए अगर चलते हैं अमृतसर कोहली साहब, जहां से अवतार सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अवतार सिंह साहब बताइए क्या उलझन है आपकी? सर मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज उसको क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, हमारा ना बिजनेस है गोल्ड का जी, 25 साल से हम काम कर रहे हैं जी। और उसमें प्रॉब्लम ये हम महसूस करते हैं कभी कभी, हम जो स्टॉक दिखाते हैं बैलेंस शीट में वो एनुअल जो हमारी सेल होती है उस पर हम कैलकुलेट करके इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल कर देते हैं और स्टॉक दिखा देते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअली उसको अकाउंट फॉर करते हैं वेट वाइज तो मार्केट रेट से उसकी जो कीमत अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है बहुत ज़्यादा, 2-3 टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हम ये सोचते हैं कि कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे प्रैक्टिकली पूछे कि आपके पास वेट ज़्यादा है लेकिन आप स्टॉक की वैल्यू कम दिखा रहे हैं, तो हमारे पास क्या जवाब होगा?
देखिए अवतार जी, जो स्टॉक के वैल्यूएशन का मेथड है वो तो प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स होते हैं, आप वो चूज करेंगे। पर आपका मूल सवाल यह है कि जब स्टॉक की प्राइस, गोल्ड लाजमी बात है आपने पुराना रखा हुआ होगा और उसकी कीमत अब बढ़ गई है तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जब तक आप इस स्टॉक को बेचेंगे नहीं, मतलब जब तक ये सेल और उसके बाद प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगा ट्रांसलेट नहीं होगा, तब तक के लिए आप निश्चिंत होकर बैठे, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। कुल मिला के जब आप बेचेंगे या जब प्रॉफिट होगा तो अपने आप आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये फैक्टर इन हो जाएगा और आपका प्रॉफिट उतने से बढ़ जाएगा और टैक्स उस पर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर बैठिए, गोल्ड को बढ़ने दीजिए, बढ़ते हुए देख के मजे लीजिए और जब बेचेंगे प्रॉफिट होगा तब देखी जाएगी। चलिए अवतार सिंह साहब, मुझे लगता है कि आपकी समस्या सुलझ गई होगी, यानी फिर कहें कि उलझन आपकी दूर हो गई होगी। अगर आगे चल के कोई दिक्कत होती है तो आप हमें लिख भेजिएगा, हम लोग आपके सवालों को उलझन को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल लेते हैं संजय कपूर साहब का, जो इन्होंने ईमेल के जरिए भेजा है। इनका कहना है कि इनकी कमीशन और कंसल्टेंसी से कुल आय 20 लाख रुपए से ऊपर हो रही है। जानना चाहते हैं कि जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों की देनदारी इन पर बनेगी या फिर सिर्फ जीएसटी के दायरे में आएंगे या फिर सिर्फ इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। पेचीदा सवाल लग रहा है कोहली साहब। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं संजय जी का मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए जीएसटी पहली बात तो देनदारी नहीं होती है, हम ये पहले समझ ले। जीएसटी में संजय जी आप अपने क्लाइंट से, क्योंकि आप कमीशन लेते हैं कस्टमर से, आप कलेक्ट करेंगे, आप एक कलेक्टिंग एजेंसी है लेके और आप जमा कर देते हैं। 18% आपके ऊपर लगेगा, आप जानते ही होंगे। 20 लाख आप जब क्रॉस करेंगे तो आपके ऊपर लगेगा। जहां तक इनकम टैक्स की बात है, इनकम टैक्स बिल्कुल लगेगा। ये डिपेंड करेगा संजय जी कि आपका उस 20 लाख में से प्रॉफिट कितना आ रहा है। आपका मान लीजिए आपने 10 लाख खर्चे किए तो बाकी के 10 लाख पे आप टैक्स कैलकुलेट करके देंगे। मान लीजिए आपने 15 लाख खर्च किया तो आप 5 लाख पे देंगे। तो ये आपके खर्चों पर निर्भर करेगा। आप सेक्शन 44A में आप, मेरे ख्याल, क्योंकि आपने स्पष्ट नहीं किया है कि क्या ये प्रोफेशन है, अगर एडीए के लिए एलिजिबल है तो 50% आपको पता होगा फ्लैट, बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के। तो कुल मिला के आयकर की देनदारी सीधी सीधी बनेगी, क्योंकि 20 लाख आप क्रॉस कर रहे हैं तो जीएसटी की देनदारी भी बनेगी। वो आप खर्चों के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, ये आप लिमिट के बेसिस पे कैलकुलेट करके अपने क्लाइंट से कलेक्ट करके और जीएसटी जमा करेंगे, उसकी रिटर्न फाइल करेंगे। चलिए कोहली साहब, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक ऐसी बात बताएंगे जो खास तौर से पति पत्नी आपस में पैसों का लेन देन करते हैं तो उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। ऐसे 5 हालात आपको बताने जाएंगे जब आप पर क्लबिंग के नियम लागू नहीं होंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।